जेल में रहकर भी नरगिस जी को जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। और समाज में वे लोग जो जनता के लिए संघर्ष करते हैं, उनके हौसले इससे बुलंद होते हैं कि जेल हुई तो क्या हुआ, पर दुनिया ने ये माना कि ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है और मानव अधिकारों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, महिलाओं के लिए संघर्ष किया है, ईरान की महिलाओं के लिए संघर्ष करने का काम किया है। तो मैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले फिरोज जी को आमंत्रित करती हूँ। वे अपनी बात रखें। फिरोज जी। जी साथियों, ये बहुजन समाज ने आई थिंक शायद मात्र चैनल होगा जिन्होंने ये मुद्दा आज उठाया है, ईरान की नोबेल प्राइज अवॉर्डी जो है। और इस पे मैंने लगातार लिखा है जो ईरान में महिला और पुरुष जो इस हिजाब जो जबरदस्ती वाला जो कानून है कि हिजाब औरतों को पहनना ही होगा ईरान में, उसके खिलाफ जो एक जन आंदोलन खड़ा हुआ है, इसको मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। मैं ईरान 5-6 बार जा चुका हूँ ईरान के दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग फिलिस्तीन के मुद्दे पे लगातार साथ में काम करते हैं। या जो साम्राज्यवाद और जायनिज्म का पूरा आक्रमण वेस्ट एशिया पे है, जो कब्जा है, उसमें ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है और वो तुमको मानना होगा। मगर जहाँ तक स्त्रियों की बात है, दुय्यम दर्जे की बात है, और खास करके हिजाब की जबरदस्ती का जो मुद्दा है, उसको लेकर जो जन आंदोलन खड़ा हुआ, वो प्रेरणादायक था पूरे ईरानियन सोसाइटी के लिए, इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज के लिए, और पूरी दुनिया के लिए, कि ईरान की औरतों ने और पुरुषों ने ये लड़ाई कैसे लड़ी। और ये भी स्पष्ट जो सड़कों पे दिख रहा था कि ईरान की महिला और पुरुष दोनों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी हिजाब की जबरदस्ती को लेकर। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन देना चाहता हूँ, जिसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट रूहानी भी है। द हिजाब इन द कुरान इज फॉर women's प्रोटेक्शन, बट वॉट वी हैव डन इज होल्डिंग द हिजाब ओवर women लाइक अ क्लब। ये रूहानी जो एक मॉडरेट क्लरिक बोले जाते हैं, और वो प्रेसिडेंट थे रूहानी, इसके पहले के रईसी के पहले, वो क्या बोले थे कि द जो हिजाब कुरान में है वो औरतों के सुरक्षा के लिए है, बट अभी हम लोगों ने हिजाब को एक डंडा बना दिया है और औरतों के सिर के ऊपर हम लोगों ने उनके ऊपर इस किस्म की जबरदस्ती की बात है। अहमदीनेजाद जो कॉन्जर्वेटिव थे, मगर उन्होंने भी 2005 के चुनाव के दौरान बोला था कि मैं फोर्स हिजाब का विरोध करता हूं, और मैंने 50 बार ये इससे ज्यादा ये बोल चुका हूं। मतलब कॉन्जर्वेटिव सेक्शंस में भी एक राय नहीं है, वहां भी बहुत बड़ा डिवीजन है हिजाब की जबरदस्ती को लेकर। और परवाने सालाशोरी जो रिफॉर्मिस्ट लॉ मेकर विमेंस फैक्शन ईरान पार्लियामेंट 2018, उन्होंने बात कही थी कि वन डे द हिजाब विल नो लॉन्गर बी कंपल्सरी इन ईरान, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। एक दिन हिजाब हमारा पार्ट नहीं होगा, कंपल्सरी नहीं होगा, ये ये हमारी विकास और प्रगति की बात है, ये एक दिन आएगा। हुआ क्या था कि पिछले साल जो मासा अमीनी, और अभी 2 दिन पहले वापस इसी किस्म की घटना घटी, क्योंकि 1 साल अभी कंप्लीट हुआ है वो पूरे आंदोलन को, वापस एक 16 साल की लड़की कोमा में चली गई है। तो मासा अमीनी ने विरोध किया था, 22 साल की लड़की, वो कुर्दिश ईरानी लड़की थी, और उस पर जो ये जो पुलिस है वहाँ की, जिसको ये एक अधिकार दिया गया है कि आप सड़कों पे जाओ और ये सब चेकिंग करो, विच इज रिडिकुलस एक्चुअली। वो एक मॉडल पुलिसिंग की बात है जो हमारे मुल्क में भी हम लोग बजरंग दल, वीएचपी वगैरह का देखता है। क्योंकि इसमें ये भी बता दूं कि जहाँ तक कॉन्जर्वेटिव और इस किस्म के वैल्यू सिस्टम की बात है, वो जमीयतुल उलमा हिंद बोलो, जमात इस्लामी बोलो, या बजरंग दल बोलो, उनकी सबकी राय एक ही होती है। मामला है कि किसके देश में कौन मेजोरिटी में, और फिर क्या उनकी राय बनती है। सो द पॉइंट इज के मासा मिनी के साथ जो झड़प हुई, वो कोलैप्स हुई, कोमा में चली गई, और फाइनली वो गुजर गई। और एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट खड़ा हो गया पूरे देश में। और वो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन चिंगारी लगी, उसके पहले आप देख रहे होंगे कि ईरान की औरतें, चाहे वो ईरान में हो या विदेशों में हो, वो अपनी वीडियो डाल रही थी जहाँ वो हिजाब को जला रही थी, बुरखों को जला रही थी, उसके साथ उसके जो हस्बैंड, ब्रदर या फैमिली वाले, वो पुरुष भी उनके साथ थे। तो ये एक मूवमेंट तो चल पड़ी थी काफी सालों से, मगर मासा अमीनी एक कैटालिटिक मूवमेंट बना। उसकी डेथ मूवमेंट, वो गुस्सा
सड़कों पे उमड़ पड़ा और उनकी जो गश्त इरशाद और द गाइडेंस पेट्रोल, उन पे वो पूरा ब्लेम आया था और उनको तो सड़क पे से निकलना पड़ा। मेरे कुछ दोस्त है जो इस हिजाब के फेवर में है ईरान में, मगर उनको भी बोलना पड़ा कि ये जबरदस्ती का मुद्दा नहीं है, हम तो ऐसा नहीं करते। और अभी तो सिचुएशन ये है कि ऑफिशियली अभी भी हिजाब का कानून है, मगर ये पुलिस को तो भी हटा दिया है सड़कों पे से। अभी वो वाला फेस तो खत्म हो चुका है। मगर एक कॉन्जर्वेटिव लैशबैक आया कुछ महीनों के बाद, पिछले 2-3 महीनों में वापस, कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, आपको कुछ, अगर आपने अपने दुकानों में, आपके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में जो औरतों को अपने काम में रखा है, उनको हिजाब पहनना होगा, वरना फाइन होगा, आपकी दुकान ही बंद हो जाएगी। उस किस्म की बातें भी अभी वापस आई है। और नेट इसका थोड़ा ठीक चल बैकग्राउंड रहा आप, है? हेलो हेलो हाँ जी, हेलो, नेट ठीक चल रहा है बिल्कुल। आप अपनी बात रखिए जी बोलिए बोलिए जी जी जी, इसका थोड़ा बोलिए बैकग्राउंड भी फिरोज समझ भाई, ले। प्लीज कंटिन्यू। जी 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 जी, इसका थोड़ा हम लोग बैकग्राउंड भी समझ ले मुद्दे का, कि जब शाह थे सत्ता में तो उन्होंने एक वेस्टर्न संस्कृति को थोपने का काम किया था कि हिजाब नहीं पहनेगी, और जैसा अतातुर्क ने भी तुर्की में किया था, जिसको हम लोग फोर्स्ड सेकुलराइजेशन बोलते हैं। तो उसका रिएक्शन आया था ये इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान, कि सड़कों पे औरतें आई थी, आर्मी के सामने खड़ी हो गई थी कि हम तो अपना हिजाब पहनेंगे, हम तो अपना बुर्का पहनेंगे, और आर्मी को पीछे हटना पड़ा था। तो औरतों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इस्लामिक रेवोल्यूशन के दौरान, और उसके विजय के तुरंत बाद ये कानून बना कि हिजाब कंपल्सरी होगा। ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी उनसे, और उसमें जो वो खोमेनी लाइन के जो जो सत्ताधारी लीडर थे, उन्होंने तब तब के बोला था कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पोस्ट हिजाब की को लेकर अभी उसको हटना चाहिए। जैसे अहमदीनेजाद से लेकर रईसी, ये सब उस ईरानियन रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड के लोग हैं। सो नाउ द पॉइंट कम्स दैट हम दो चीजें देखते हैं। एक है कि इंडिया में आप देखिए क्या सिचुएशन है, फ्रांस में देखिए और ईरान में देखिए, ठीक है। मुद्दा इतना ही होना चाहिए कि औरतें जो पहनना चाहिए वो तय करें उनको क्या पहनना है, और ना कोई स्टेट तय करे, ना कोई मुल्ला मौलवी तय करे। वो उनको तय करना है कि या पंडित या जो भी आप बोलो, या खाप पंचायत बोलो, औरतों को तय करना होगा कि उनको क्या पहनना है। दैट इज नंबर 1। तो इसलिए ईरान में तो ये आंदोलन ने बहुत आगे बात कर ली है। अब भारत की जहां तक बात है, तो हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ था, उसमें मेरी मतलब एक अलग राय है। सेकुलर मूवमेंट में मैं मानता हूँ कि दो किस्म की राय है, ठीक है। और फ्रांस और यूरोप में हम लोग जो देख रहे हैं कि वैसे भी बहुत कम औरतें, जो इमिग्रेंट की औरतें, वो ये सब पहनती है। मगर निकाब बैन, हिजाब बैन, बुरखा बैन, आप मतलब बिकिनी पहन सकते हैं बीच पे, मगर आप एक मुस्लिम टाइप ऑफ बिकिनी करके आए जिसमें औरतें ज्यादा ढककर बीच पर आती है, तो वो नहीं पहनने देते। तो बहुत ही रिडिकुलस किस्म का माहौल फ्रांस में है। दूसरा है जो इंडिया में ये पूरा मुद्दा कर्नाटक के सवाल पे उठा था, कि वो लड़कियां बोलती थी कि हम तो हिजाब पहन के बैठेंगे क्लासरूम में, जिसमें मेरी राय है कि जहाँ तक स्कूल और जूनियर कॉलेज की बात है, उसमें यूनिफॉर्म का अधिकार स्कूल्स को है, जूनियर कॉलेज तक है। तो अगर आपको हिजाब ही पहन कर जाना है, तो फिर आप कोई इस्लामिक स्कूल में चले जाओ। ये तो मेरी स्कूल में तो जब हम लोग बच्चे थे तो यूनिफॉर्म की जरूरत होती है, ताकि के भेदभाव और क्लास का फर्क ना दिखे, वर्ग का फर्क ना दिखे, तो यूनिफॉर्म की अपनी जरूरत होती है। तो उसमें भी जो SDPI, मतलब जो वेलफेयर, वो जो पूरा ग्रुप है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसी का जो यूथ विंग है कैंपस वाला, उन्होंने ये पूरा मुद्दा खड़ा किया था, और एक बहुत बड़ा कम्युनल सिचुएशन पैदा हो गया था, ठीक है। और आखिर में मैं इतना कहूंगा कि एक वापस से कोशिश हो रही है ईरान में हिजाब थोपने की, मगर इतनी ताकत से वापस ये आंदोलन उठने वाला है। और ये सिर्फ हिजाब का सवाल नहीं है। आई थिंक एक मूवमेंट है ईरान के अंदर जो ईरान की इस्लामिक राष्ट्रवाद को ही चैलेंज कर रही है। मैं उन किस्म के लोगों को ईरान में मिल चुका हूँ। आखिरी बार तो मैं जब ईरान गया था, एक टैक्सी ड्राइवर के साथ में एयरपोर्ट जा रहा था, वो था एक आर्किटेक्ट, जर्मनी में आर्किटेक्चर कर चुका था, मगर ईरान में नौकरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने उनको वही पूछा था कि डू यू वांट ईरान टू बी एन इस्लामिक स्टेट और डू यू वांट टू बी इट अ सेक्युलर स्टेट। तो उनका बोलना था कि बहुत बड़ा तबका है ईरान में, कुछ चंद लोगों की बात नहीं है, बहुत बड़ा तबका ईरान में जो ईरान को एक सेक्युलर राष्ट्र की तरफ लेके जाना चाहता है, और वो एक आगे की लड़ाई की बात है।
मैं मानता हूँ कि अभी तक में